नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के मंच से हम लगातार हर उस समाचार का विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि उसके पीछे कोई भी बयान जो राजनेताओं का दिया जाता है या फिर कोई भी एक्शन या भाषण, दोनों, ठीक है, हर राजनेता का, हर राजनीतिक दल का जो एक्शन होता है और जो उनका भाषण होता है उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि उसके पीछे की असलियत क्या है और उसके पीछे मंशा क्या है। ठीक है, तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में जो भाषण दिया है अपना, ठीक है, उसके पीछे रेवंत रेड्डी की असलियत क्या है और रेवंत रेड्डी की मंशा क्या है, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या हो सकता है। रेवंत रेड्डी को क्या फायदा होगा और रेवंत रेड्डी को क्या नुकसान हो सकता है। कांग्रेस, इसी बहाने कांग्रेस पार्टी, चूंकि रेवंत रेड्डी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो हम कांग्रेस का भी पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के लिए रेवंत रेड्डी का बयान फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। क्योंकि आज हमारे भारत में किसी भी समाचार का विश्लेषण करते समय हम किसी भी शब्द के उसके औचित्य पर ध्यान कम देते हैं। सच्चाई है, औचित्य पर ध्यान कम देते हैं, वास्तविकता पर हम कम ध्यान देते हैं। न केवल राजनेता, वो तो उनका कर्तव्य काम ही है, लेकिन हम आप जैसे राजनीति के को समझने वाले राजनीति के विद्यार्थी भी इसी प्रकार से इस हर समाचार का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो आज जानते हैं कि रेवंत रेड्डी ने कहा क्या, उसका मकसद क्या। तो सबसे पहले समझिए कि रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है, कहा क्या। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उसका एक तरह से खिल्ली उड़ाया। इन्होंने कहा कि शराबियों के लिए अलग देवता है, जानवरों के अलग देवता है, इंसानों के अलग देवता है, महिला देवता अलग है, पुरुष देवता अलग है, कुमारों के देवता अलग, कुमारा मतलब, ठीक है, हाँ, उनको देवता अलग है, हनुमान जी है, और शादी विवाह किए हुए लोगों के देवता अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, उत्तर भारत में अलग है। कोई गलत नहीं कहा है। अगर सच्चाई देखा जाए अगर, तो ये गलत नहीं कहा है, ये सही है। आप कहेंगे क्यों, मैं भी अपमान कर रहा हूं क्या? नहीं, रेवंत रेड्डी की बातें सही है, लेकिन रेवंत रेड्डी की मंशा गलत है। रेवंत रेड्डी की मंशा है वोट बैंक को संतुष्ट करना। रेवंत रेड्डी की मंशा है अपने आप को मुस्लिम हितैषी दिखाना, और इसीलिए वो हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद है ना, जुबली हिल्स में उपचुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, जहां पर कि कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन किया था AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी। तो उस चुनाव के वक्त रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, याद है आपको? रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मुसलमानों की असली पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, याद है? ठीक है, और अब कह रहे हैं क्या? अब कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता, मतलब अपमानित करने वाली बात है। ठीक है, तो इनकी राजनीतिक मंशा क्या है, यह है। अब असलियत क्या है? असलियत सबसे पहले जानिए रेवंत रेड्डी की। मित्रों, रेवंत रेड्डी की प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा और दीक्षा कहां हुई है पता है आपको? RSS से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इनकी प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंगन में। ये स्वयंसेवक भी रह चुके हैं रेवंत रेड्डी, लेकिन चूंकि जहां से ये आते थे और जिन दिनों ये राजनीति अपनी शुरू कर रहे थे, उन दिनों बीजेपी की आंध्र प्रदेश में कोई बहुत ताकत नहीं थी। इसीलिए इनकी राजनीति की यात्रा शुरू हुई तेलुगु देशम पार्टी से, और जब लगा कि तेलुगु देशम पार्टी में एक सीमा से अब आगे जा नहीं सकते, तो फिर इन्होंने पाला बदल लिया और आगे कांग्रेस में। मतलब ये कंप्लीटली अवसरवादी हैं। तो आज ये बयान भी केवल और केवल अवसरवाद का प्रतीक है। समझ गए? नहीं तो कोई भी जो RSS का स्वयंसेवक रहा होगा, जो विद्यार्थी परिषद में उसकी प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई होगी, वो इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। लेकिन वोट बैंक तैयार करने वाला एक राजनेता इस प्रकार क्या, इससे भी खतरनाक बयान दे सकता है, जिसके लिए वोट ही सर्वोपरि है। ठीक है,
तो इसीलिए अब हम बात करते हैं मुद्दों की, क्योंकि अगर हम आज इस मुद्दे पर बात नहीं करें तो यह मुद्दों के प्रति अन्याय होगा। इन्होंने सही कहा कि हिंदुओं के करोड़ों देवता हैं, सही है। इसलिए है कि कहा क्या गया है, गॉड पार्टिकल पढ़ा है ना आपने, गॉड पार्टिकल। हाँ, जॉन हॉपकिंस ने भी उसको, मतलब आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की कि दुनिया में हर कण में भगवान है। कोई भी ऐसा धरती पर मौजूद तत्व नहीं है जिसके अंदर भगवत अंश नहीं हो, जिसे गॉड पार्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं। और उसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी किया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी कहा। भारत का सनातन धर्म मानता यही है कि दुनिया में जितने भी चीज हैं वो पंच तत्व से बने हुए हैं। पंच तत्व मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मतलब हम इन्हीं 5 तत्वों से इस पृथ्वी पर से लेकर आकाश तक, पाताल तक सब कुछ बना हुआ है, तो केवल और केवल इन्हीं 5 तत्वों से। ठीक है, 5 तत्व क्या है? भ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, नौ से नीर। मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो भ, गौ, वो, ओ, अन्नो क्या हो गया? भगवान। अब देख लीजिए, अब दुनिया में कितनी भी वस्तुएं हैं, ये जो 33 कोटि कह रहे हैं, 30 करोड़ कह रहे हैं, 3 करोड़ कह लीजिए या 3000 कह लीजिए, हर कंकर में शंकर है। तो यह है भारत की सभ्यता। मतलब हम कुत्ते को भी पूजते हैं काल भैरव के रूप पे, हम चूहा को पूजते हैं भगवान गणेश की सवारी के रूप पे। इसलिए कि इस प्रकृति की रक्षा के लिए, ये 5 तत्व की रक्षा के लिए, ये भगवान के संरक्षण के लिए। फिर भगवान का मतलब आप शिव गणेश मत समझ लीजिएगा, भगवान वो भगवान के प्रतीक हैं। ठीक है, भगवान के प्रतीक हैं। असली भगवान ये 5 तत्व है जिससे पूरी दुनिया निर्मित हुई है। उसी से मनुष्य भी बना है, उसी से पेड़ पौधे भी बने हैं, उसी से चूहा, बिल्ली, बाघ, भालू, सब जानवर, जीव जंतु धरती पर जितने भी मौजूद हैं, पहाड़ बने हैं, सब कुछ उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए करोड़ों हैं, सच्चाई है ये, कहीं इसमें गलत नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी की मंशा गलत है। तो असलियत रेवंत रेड्डी की आपने जाना कि रेवंत रेड्डी जैसा बीजेपी ने कहा ना, बीजेपी ने कहा है कि लगता है कि रेवंत रेड्डी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये बीजेपी का भी बयान क्या है? वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। रेवंत रेड्डी ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन आरोप तो लगेगा। आरोप इसलिए लगेगा कि बीजेपी को ये आरोप अगर नहीं लगाएंगे रेवंत रेड्डी पे, तो फिर रेवंत रेड्डी को फायदा ही नहीं होगा। अगर बीजेपी आज से रेवंत रेड्डी को इस प्रकार के बयानों के लिए इग्नोर कर दे बीजेपी, तो रेवंत रेड्डी ऐसा बयान देना बंद कर देंगे, या रेवंत रेड्डी जैसे कोई भी राजनेता ऐसा बयान आएगा ही नहीं अगर बीजेपी नोटिस नहीं लेगी। तो क्योंकि बीजेपी नोटिस लेती है, क्यों? इसलिए कि बीजेपी को हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना है और रेवंत रेड्डी को मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण करना है। और रेवंत रेड्डी क्यों मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, उसके पीछे कारण समझिए। आप कहेंगे कि अगर तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी अधिक है, मुसलमानों की आबादी कम है, नहीं, देश भर में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी का औसत क्या है? 14%। तेलंगाना में ज्यादा है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हिंदुओं से ज्यादा है, नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी का आकलन या किसी भी जो सो कॉल्ड सेकुलर दल है देश के अंदर, सबका आकलन क्या है कि हिंदुओं तो जाति में विभाजित है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक एकजुट पड़ता है। तो हिंदू को एक साथ नहीं रखा जा सकता, ठीक है? वैसे लेकिन मुसलमानों को एक साथ रखा जा सकता है। और मुस्लिम वोट बैंक के लिए तेलंगाना की राजनीति में प्रतियोगिता है। बीआरएस जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उनके साथ प्रतियोगिता है कांग्रेस पार्टी की, रेवंत रेड्डी की, केसीआर के साथ। तो अगर ये केसीआर के साथ कंपटीशन करेंगे, नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी एकदम प्रो मुस्लिम भाषणबाजी करती है, बयान देती है। क्यों? इसलिए कि ममता बनर्जी चाहती नहीं है कि वहां पर कांग्रेस के लिए कोई स्पेस बचे। तीसरी शक्ति का उदय नहीं होना चाहिए वहां। तीसरी शक्ति का उदय होगा, मुस्लिम वोट में बंटवारा होगा, तो फिर ममता बनर्जी कमजोर होंगी। तो इसीलिए
ममता बनर्जी की कोशिश है कि अगर पश्चिम बंगाल में वोट कोई बटे, वोट कटे, तो वो वोट कटे किसका? तो बीजेपी का वोट काटे कोई, तो बीजेपी का वोट कैसे कटेगा? जब हिंदू कोई बीजेपी के साथ, माने हिंदू वोट बांटने वाली पार्टी अगर वहां मजबूत होगी तो ममता बनर्जी कोशिश करेंगे मजबूत करने का। तो तेलंगाना में अभी जो एक रेवंत रेड्डी का बयान है, तो आपको मैंने बताया दोनों का, इस बयान की असलियत, रेवंत रेड्डी की असलियत, और अब आते हैं कि इसका लाभ और नुकसान क्या होगा। मित्रों, तेलंगाना में वर्तमान की राजनीति जो है वो त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है, और रेवंत रेड्डी का एकमात्र प्रयास है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कि तेलंगाना की राजनीति में बंगाल की राजनीति, उदाहरण मैंने ममता बनर्जी का जानबूझकर दिया था। ममता बनर्जी का उदाहरण इसलिए दिया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति बाइपोलर हो चुकी है, तीसरी शक्ति खत्म हो गई। वहां कांग्रेस सीपीएम तीसरी चौथी शक्ति हुआ करती थी 2011 के बाद। 2011 से पहले तो सीपीएम और कांग्रेस पहली और दूसरी शक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब तीसरी चौथी शक्ति बन गई। तो जैसे ममता बनर्जी वहां नहीं चाहती कि कांग्रेस का जन्म दोबारा उद्भव हो, कांग्रेस कोई तीसरी शक्ति बने, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि वो जो तीसरी शक्ति का स्पेस है बीआरएस का, केसीआर का, वो खत्म हो जाए। मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो, मतलब बीजेपी और रेवंत रेड्डी के बीच हो। यही एकमात्र मकसद है, और इसी मकसद के कारण जो हाल बंगाल में बीजेपी का है, वही हाल स्थिति बीजेपी चाहती है तेलंगाना में हो। मतलब आमने सामने की लड़ाई, दोनों मिलकर, बीजेपी और कांग्रेस, रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर वहां तीसरी शक्ति केसीआर की पार्टी का खेल खराब करना चाहते हैं, उनको राजनीति के सत्ता की दौड़ से बाहर करना चाहते हैं। यह है रेवंत रेड्डी की असलियत, यह है बीजेपी की असलियत, यह है रेवंत रेड्डी के भाषण की असलियत। और साथ ही इस मामले में तो सही है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने बताया आपको कि सनातन की असलियत क्या है, उसके लिए मैं छोटा आदमी हूं, छोटी मुंह बड़ी बात मैंने कही है। ठीक है, आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मुझे समझ में आई, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के समझ में, मैंने आपसे शेयर करने का प्रयास किया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है मित्रों जहां पर कि संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।